हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निराला एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9 सिविक्स चैप्टर नंबर 4 संस्थाओं का कामकाज। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 ये सबको पढ़ लिया है। यदि आप लोगों ने उन्हें नहीं पढ़ा तो सबसे पहले आप उन्हें पढ़िए, क्योंकि सारे चैप्टर्स एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं। तो चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 संस्थाओं का कामकाज। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और किसी भी लोकतांत्रिक देश की व्यवस्था को बनाने के लिए बहुत सारी संस्थाएं काम करती है। यदि बहुत सारी जो संस्थाएं हैं वो सभी मिल करके ही किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाने में सहयोग देती है। और किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मुख्य 3 संस्थाएं ही होती है जो वहाँ की व्यवस्था को बना करके रखती है। और 3 संस्था कौन सी है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका कहीं हम आपको रफली तौर पे समझा दें तो विधायिका का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होता है उस कानून को लागू करवाना, और तीसरा न्यायपालिका का काम है उन सभी नियमों को न फॉलो करने वाला या नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने वाले या नागरिकों के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ जो अन्याय हो रहे हैं उन सबको इंसाफ दिलाना, लोगों को न्याय दिलवाना, ये काम होती है न्यायपालिका का। तो किसी भी लोकतांत्रिक देश में ये प्रमुख 3 संस्थाएं होती है जो पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को बना करके रखती है। अब हम लोग एक एक करके इसको पढ़ते हैं कि विधायिका क्या होता है, कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विधायिका के बारे में। तो जनप्रतिनिधियों की वैसी सभा। अब ये जनप्रतिनिधि आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछले चैप्टर में। जनप्रतिनिधि मतलब जिसको जनता जो है वो डायरेक्ट चुन करके लाती है, उसका किसी न किसी तरीके से या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से उनका चुनाव होता है, और ये हमारे देश का कानून बनाने का अधिकार इनके पास होता है। तो जनप्रतिनिधि का वैसा सभा जिसके पास देश का कानून बनाने का अधिकार होता है। कानून बनाने के अलावा विधायिका को कर बढ़ाने मतलब टैक्सेस को बढ़ाने, बजट बनाने और दूसरे वित्तीय विधेयक को बनाने का भी अधिकार होता है। मतलब ये इन सब कामों के अलावा वो टैक्स तो बढ़ा ही सकते हैं, बजट बना सकते हैं, और दूसरे भी वित्त विधेयक मतलब फाइनेंस बिल वगैरह जो होते हैं इन सबको वो बनाने का अधिकार विधायिका के पास ही होता है। आगे है, इसमें लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति शामिल होते हैं। मतलब विधायिका में कौन आते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। हम लोग इस चैप्टर में इन तीनों के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तो अभी इसके बारे में अभी छोड़ देते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या होता है? व्यक्तियों का ऐसा निकाय या व्यक्तियों का वैसा समूह जिसके पास देश के संविधान और कानून के आधार पे प्रमुख नीति बनाने, फैसले करने व इन्हें लागू करने का अधिकार होता है। तो जो कार्यपालिका होते हैं वो जितने भी कानून बने हैं या जितने भी विधायिका द्वारा कानून बनाए गए हैं उन्हें किस प्रकार लागू होगा, इसकी नीति बनाना, उसके निर्णय करना, उनके फैसले करना, इन सभी की जिम्मेवारी कार्यपालिका का होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि न्यायपालिका क्या होता है। न्यायपालिका एक वैसी राजनीतिक संस्था जिसके पास न्याय करने और कानूनी विवाद के निपटारे का अधिकार होता है, उसे हम लोग न्यायपालिका कहते हैं। देश के सभी अदालतों को एक साथ न्यायपालिका के नाम से पुकारा जाता है। तो ये एक वैसी राजनीतिक संस्था होती है जिसके पास न्याय करने और कानूनी विवाद के निपटारे का अधिकार होता है। देश के सभी अदालत, जितने भी कोर्ट होते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट है, इन सबको एक साथ मिला करके हम लोग न्यायपालिका के नाम से पुकारा जाता। इस प्रकार हम लोग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का एक परिभाषा को हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे एक कानून। जैसा कि हम लोगों ने पहले कुछ चैप्टर्स में अलग अलग देश के बारे में अलग अलग चीज़ों को समझते हुए हम लोगों ने आगे पढ़ा, उसी तरह से आज हम लोग इस चैप्टर में सबसे पहले एक कानून के बारे में पढ़ेंगे।
कि वो कानून क्या है, उसे किस प्रकार लागू किया जा सकता है। तो हम लोग बात करेंगे 13 अगस्त 1990 को भारत सरकार ने कार्यालय ज्ञापन जारी किया। 13 अगस्त 1990 भारत सरकार ने एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया था। आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, उसमें ये सभी चीज़ों का फोटोग्राफ लगा हुआ है। कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव ने इस आदेश पे हस्ताक्षर किया था। किसने किया था? तो कार्मिक जन शिकायत पेंशन मंत्रालय, ये इस मिनिस्ट्री के, ये एक मिनिस्ट्री, एक डिपार्टमेंट है। इस मिनिस्ट्री के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के जो सचिव हैं, जो सेक्रेटरी हैं, उनके उसने इस आदेश पे हस्ताक्षर कर दिया था। मतलब इन्हीं के हस्ताक्षर के बाद ये कानून लागू हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि इस आदेश के अनुसार, ये आदेश क्या था, इस पे था क्या? तो इस आदेश के अनुसार भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में 27% रिक्तियां सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े वर्ग, मतलब SEBC के लिए आरक्षित होंगे। तो ये आदेश हमें ये कहता था कि जो भी SEBC वाले लोग हैं, SEBC मतलब सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो लोग होते हैं, उनके लिए 27% का आरक्षण होना चाहिए किसी भी तरह के सरकारी पदों पे, सरकारी सेवाओं में, सरकारी नौकरियों में 27% का रिक्त होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए। इस आदेश के अनुसार जो 13 अप्रैल 1990 को आया था, जिसपे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव ने हस्ताक्षर किया था, उसके अनुसार 27% SEBC वालों को आरक्षण देने की बात कही गई थी। अब SC/ST के बाद तीसरी श्रेणी SEBC की होगी, जिसके लिए 27% का आरक्षण रहेगा। तो ये जो हम लोग नए कानून की बात कर रहे हैं, इसके तहत 27% के आरक्षण SEBC वालों के लिए था। अब हम लोग बात करेंगे निर्णय करने वाले राष्ट्रपति, राष्ट्रीय अध्यक्ष और औपचारिक रूप से देश के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। कहीं हम राष्ट्रपति की बात करें तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष मतलब पूरे राष्ट्र का अध्यक्ष, उन्हें देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है। और औपचारिक रूप से देश के सबसे बड़े अधिकारी भी राष्ट्रपति ही कहलाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होते हैं और दरअसल सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करते हैं। हमारे देश में राष्ट्रपति औपचारिक ढंग से सबसे प्रथम नागरिक होते हैं और सबसे बड़े अधिकारी कहलाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और ज़्यादातर सरकारी अधिकारों का उपयोग प्रधानमंत्री ही करते हैं। ये हमारे देश की व्यवस्था के अनुसार प्रधानमंत्री ही अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है और इससे बनने वाले जो मंत्रिमंडल की बैठक में ही अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। अब एक बार जब प्रधानमंत्री बन जाता है, कोई भी, हम लोग को मालूम है कि लोकसभा का चुनाव होता है और लोकसभा के चुनाव में जितने भी MPs MLAs होते हैं, वो जिनको ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, उन्हें ही राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री घोषित कर देते हैं, प्रधानमंत्री उन्हें नियुक्त कर देते हैं। और प्रधानमंत्री के नियुक्त होने के बाद प्रधानमंत्री के सिफारिश पर ही बाकी सभी मंत्रिमंडल की नियुक्ति भी होती है और इससे बनने वाले जो मंत्रिमंडल होती है, उन्हीं की बैठक में ही अधिकतर फैसले लिए जाते हैं कि हमारे देश में कैसे कैसे पॉलिसीज आएगा, क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस होंगे। इन सब की बात उसी मंत्रिमंडल की बैठक में ही अधिकतर फैसले लिए जाते हैं। संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। यदि हम लोग संसद की बात करें तो संसद मतलब हमारा पार्लियामेंट है। इसमें 3 भाग हो सकते हैं, इसके 3 मेजर पार्ट होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और तीसरा खुद प्रेसिडेंट। मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये संसद के समझ लीजिए अंग है, 3 अहम अंग हैं। प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन हासिल होना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री में को लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं उनका बहुमत समर्थन मिलना जरूरी है। मतलब जितने भी लोकसभा के सदस्य हैं उनको
ज़्यादातर लोगों का सपोर्ट प्रधानमंत्री को होना जरूरी होता है, तभी वो प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। भारत सरकार ने 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में अन्य पिछड़ी जाति आयोग गठित किया, जिसे मंडल आयोग कहा गया था। अब हम लोग बात करें कहीं 1979 में, तो बीपी मंडल की अध्यक्षता में बीपी मंडल की अध्यक्षता में अन्य पिछड़ी जाति आयोग गठित किया गया था, जिसे मंडल आयोग कहा गया था। कौन सा आयोग? मंडल आयोग कहा गया था, जो 1979 में अध्यक्षता किनकी थी? तो बीपी मंडल, और इन्हीं के नाम पे इस आयोग का नाम मंडल आयोग पड़ा था। 1980 में मंडल आयोग ने अपनी सिफारिश सामने रखी, जिसमें पिछड़ी जाति के लोगों को नौकरियों में 27% आरक्षण दिया जाएगा। तो जो हम लोग उस कानून की बात कर रहे थे, जो 13 अप्रैल 1990 को सामने आया था, जिसपे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के जो सचिव थे उनका सिग्नेचर हुआ था, तो क्या ये कानून ऐसे ही बन जाता है? हमें इसी बात पे गौर करना है कि क्या कानून बनाने के लिए कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, उनकी बात आज हम लोग इसमें करेंगे। तो 1980 में मंडल आयोग ने अपनी सिफारिश सामने रखी और अन्य पिछड़ी जाति, खासकर SC BC वाले, उनके लिए 27% आरक्षण की बात सामने रखी। 1989 में कई वर्षों के बाद, लगभग 9 साल के बाद, जनता पार्टी जीतती है और प्रधानमंत्री बनते हैं वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, और उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने के बारे में सोचा। जो मंडल आयोग का जो ड्राफ्ट था, जो उनकी नीति थी कि 27% का आरक्षण SC BC वालों को मिलना चाहिए, इस बात को कौन सामने रखा, किन्होंने लागू करने के बारे में सोचा? तो जब जनता पार्टी की सरकार बनती है, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उन्होंने इनके ये सभी आरक्षण के बारे में बात करने के बारे में सोचा। 6 अगस्त 1990 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक औपचारिक निर्णय लिया जाता है। उस दिन ये एक फैसला लिया जाता है 6 अगस्त 1990 को। अगले दिन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने एक बयान के जरिए इस निर्णय के बारे में संसद के दोनों सदनों को सूचित कर दिया। दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दोनों सदस्य, और इन दोनों सदस्यों को सूचित करते हुए उन्होंने कहा कि किस तरह से SC BC वालों को या जो अन्य पिछड़े जाति वर्ग के लोग हैं, उन्हें 27% का आरक्षण सरकारी नियुक्तियों में, सरकारी भर्तियों में, सरकारी नौकरियों में दिया जाएगा। इस बात की पुष्टि वो 6 अगस्त 1990 के अगले दिन ही कर देते हैं। कैबिनेट के फैसले को कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग को भेज दिया जाता है, जिनसे वो ड्राफ्ट तैयार हुआ था। मंडल आयोग जिन्होंने ये सिफारिश रखी थी, तो कैबिनेट ने फैसले को, जो भी फैसला आया था वहाँ से, उसे कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग को भेज दिया गया था, और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को एक आदेश जारी किया और मंत्री की स्वीकृति लेकर इस आदेश को पारित कर दिया। और इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि विभाग के जो सबसे सीनियर अधिकारी थे, उन्होंने एक आदेश जारी किया और मंत्री का साइन लेकर के, मंत्री का सिग्नेचर लेकर के, मंत्री की स्वीकृति लेकर के इस आदेश को उन्होंने पारित कर दिया। इस आदेश के पक्ष वाले, अब जाहिर सी बात है कि हम लोगों ने जिस तरीके से देखा कि किस तरह से एक ड्राफ्ट तैयार होता है, उसे सदन में, उसे दोनों सदन में उसको भेजा जाता है, वहाँ पे लोगों की स्वीकृति बनती है, और लास्टली मंत्रियों की सिग्नेचर के बाद जिस आयोग ने यह ड्राफ्ट तैयार किया था, उसके सचिव का सिग्नेचर होने के बाद ये कानून बन जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि इस आदेश के पक्ष वाले, अब कोई भी जब आदेश तय होना होता है, तो कुछ उसके सपोर्ट में होते हैं और कुछ उसका सपोर्ट नहीं करते हैं। तो वहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग थे जो उसके सपोर्ट में नहीं थे, ऐसे कुछ लोग थे जो उनका समर्थन में नहीं थे। जैसे इस आदेश के पक्ष वाले लोगों का मानना था कि इससे उन्हें बराबरी का अधिकार मिलेगा, जिनको सरकारी नौकरी या सेवा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। तो इस आदेश के जो पक्ष में थे, जो इसका सपोर्ट करने वाले थे, उनका ये मानना था कि उन्हें बराबरी का अधिकार मिलेगा। जो आज तक पिछड़े रहे हैं, उनको भी बराबरी का अधिकार मिल जाएगा, और सरकारी नौकरी
या सेवा में भी उन्हें उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। दूसरे पक्ष के लोगों का मानना था कि इस निर्णय से जो पिछड़े वर्ग के नहीं हैं उनके अवसर उनसे छिन जाएंगे। कुछ लोग ये भी मान रहे थे कि यदि हम SC BC वाला नहीं है तो हमसे वो सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे। अब हम 27% जो सीट है उसे छोड़ करके मुझे और टफ कंपटीशन के साथ जीना होगा। तो वो कहते हैं कि हमसे हमसे ये अवसर छीने जाएंगे। कुछ इसे जातिवाद बढ़ने का भी कारण बताते हैं। कुछ कहते हैं कि जाति के आधार पर इन्हें अलग थलग किया जा रहा है, इनसे इन्हें कुछ ज़्यादा ही अधिकार दिए जा रहे हैं। कुछ इसे जातिवाद भी बढ़ने का कारण मानते हैं। तो जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, यहाँ पर भी कुछ इस कानून के सपोर्ट में थे, कुछ इसके अगेंस्ट में भी खड़े थे। इस आदेश के विरोधी लोग या संस्थाएं अदालत में मुकदमा दायर कर दिए, जिससे सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को सौंपा गया। जिसे सर्वोच्च या उच्च न्यायालय को सौंपा गया मतलब इसके जो विरोधी लोग थे या जो संस्थाएं थे उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया और अपने अस्वीकृति में उन्होंने एक मुकदमा दायर कर दिया, जिसे सर्वोच्च या उच्च न्यायालय में भेज दिया गया। इस मुकदमे को नाम दिया गया इंदिरा साहिनी व अन्य बनाम भारत सरकार मामला। इसको याद रखिएगा कि इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला कहा गया। इसको 27% आरक्षण वाली बात, इसके अगेंस्ट में जो बात आया था, जिस मुकदमा को इन्होंने दायर किया था, इसका नाम इंदिरा शाहिनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला कहा गया। सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना। सबसे पहले जब ये मुद्दा, ये केस जब गया अदालत में तो दोनों पक्षों की बात को सुना गया। सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के 11 सबसे वरिष्ठ अधिकारी जो थे, जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश थे, उन्होंने दोनों की दलीलों को बड़े गौर से सुना। इसके बाद 1992 में बहुमत से फैसला किया गया कि भारत सरकार का यह आदेश अवैध नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से उनके कुछ मूल आदेश में कुछ संशोधन करने को कहा। मतलब 1992 में फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर जारी कर दिया कि जो भारत सरकार द्वारा लिया गया ये जो फैसला है 27% आरक्षण वाली जो बात है SC BC के लिए, ये बिल्कुल ठीक है, अवैध बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसके कुछ मूल आदेश में बदलाव होने चाहिए, ऐसा उनको ऑर्डर दिया गया। जैसे कौन कौन से मूल आदेश में बदलाव करने को कहा गया, तो हम लोग देखते हैं आगे। उसने कहा कि पिछड़े वर्ग के अच्छी स्थिति वाले लोग को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। जैसे SEBC का मतलब होता है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, मतलब शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग। लेकिन इनका कहना था कि जो भी अच्छी स्थिति में है, जो शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े नहीं है, वैसे लोगों का इसका आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। और 8 सितंबर 1993 में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग मंत्रालय ने एक और आदेश जारी करके ये भी विवाद को सुलझा दिया। उन्होंने अपने मूल आदेशों में कुछ कुछ बदलाव करके और इस कानून को लागू कर दिया। तो हम लोगों ने देखा एक कानून के बारे में जिसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग मंत्रालय द्वारा पारित किया गया था और किस तरीके से इस कानून को लागू करने में इतने सारे प्रोसेस और इतना सारा समय लगा। तो एक कानून कैसे बनते हैं, इस विषय में हम लोगों ने एक एग्जाम्पल के जरिए हम लोगों ने पढ़ लिया। प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसी संस्था होती है जो सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले करती है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा आगे। तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट, कैबिनेट मतलब मंत्रिमंडल, जितने भी प्रधानमंत्री और उनके द्वारा जो भी मंत्रिमंडल बनाए जाते हैं, ये एक ऐसी संस्था है जो सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले करती है। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, जो कि दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट वह संस्था है जहां नागरिक और सरकार के बीच के विवाद अंततः सुलझा दिए जाते हैं। सबसे मेन जो होता है, जो सबसे हाई लेवल पे होता है, वो है सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे सिर्फ सरकार और नागरिकों के बीच में हुए मामलों को ही नहीं सुलझाया जाता। सरकार, एक पार्टी दूसरे पार्टी, इन दोनों के बीच के मामले, सरकार और नागरिक के बीच के विवादों को, साथ ही साथ नागरिकों के ही भी बहुत अहम मुद्दे को भी सुलझाने का काम सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट करती है।
तो सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था है जहाँ पे नागरिक और सरकार के बीच विवाद अंततः सुलझा दिए जाते हैं और इनके फैसले के बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं संसद के बारे में। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है। मतलब पूरे भारत में अलग अलग क्षेत्र से चुन करके आए सांसद लोग, जो एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनकी सभा को, राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है। अलग अलग देश में इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं। राज्य स्तर पे इसे विधायिका कहा जाता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था, विधायक कहा जाता है। जैसे संसद जो होता है, जो जो सेंट्रल लेवल पे होते हैं, जो लोकसभा में बैठते हैं, उन्हें एक क्षेत्र में सांसद लोग चुन करके जाते हैं, जो एमपीज होते हैं, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। राज्य स्तर पे इन्हें विधायिका कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं, किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद को ही होता है। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि संसद जो होता है वही हमारे देश में सभी कानून को बनाने का काम करती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं विधायिका के अंडर में आता है। इसे विधायिका भी कहते हैं। बात तो सही है, विधायक यही, इसी को हम लोग विधायिका कहते हैं, जिनके पास कानून बनाने का अधिकार होता है। संसद नए कानून बना सकती है, मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है, या मौजूदा कानून खत्म कर उसकी जगह नए कानून बना सकती है। मतलब इसके अनुसार संसद जो है वो नए कानून बना सकती है, और जो भी कानून पहले से है उसमें कुछ कुछ संशोधन संशोधन मतलब बदलाव कर सकती है, या मौजूदा कानून को हटा करके उसके जगह पे नए कानून ला सकती है। ये संसद का अधिकार है। संसद के पास सरकार चलाने वाले पर सीधा और पूर्ण नियंत्रण हासिल होता है। संसद के पूर्ण समर्थन की स्थिति में ही सरकार चलाने वाले फैसला कर सकते हैं। मतलब संसद के पास सरकार चलाने वाले जो भी होते हैं, जो भी डायरेक्ट अभी सत्ता में हैं, वैसे लोगों पर पूरा कंट्रोल संसद का होता है। संसद उसके ऊपर नियंत्रण बना करके रखती है, और इस तरीके से संसद और संसद की पूर्ण समर्थन, जब पूरा पूरा समर्थन, पूरा सपोर्ट रहता है, एक मिनट, हाँ, संसद के पूर्ण समर्थन की स्थिति में ही सरकार चलाने वाले फैसला कर सकते हैं। मतलब जब तक संसद के पूर्ण समर्थन नहीं रहेगा, संसद का पूरा पूरा समर्थन सपोर्ट नहीं रहेगा, तब तक सरकार चलाने वाले कोई भी फैसला, किसी भी तरह का कानून वो नहीं बना सकते हैं। अधिकांश देशों में संसद की मंजूरी के बाद ही सार्वजनिक पैसे को खर्च किया जा सकता है। जितने भी लोकतांत्रिक देश होते हैं, वहाँ पे संसद की मंजूरी मिलने के बाद ही जितने भी सार्वजनिक पैसा है, जैसे कि लोगों का टैक्स है, इन सब का उपयोग किसी भी नीतियों को बनाने, उन्हें लागू करने में उपयोग किया जा सकता है। संसद किसी भी मामले में सूचना मांग सकती है। किसी भी मामले में जो है वो संसद किसी से भी सूचनाएं मांग सकता है। किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन वो आपसे मांग सकता है। आगे देखें तो संसद के भाग। संसद के, जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़े हैं, कि संसद के मुख्यतः 3 भाग होते हैं: राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है, वैसे हम लोग इसको डिटेल से एक एक करके पढ़ेंगे। लोकसभा जिसे हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। 1958 या 4 इसके पहले जो है वो इन्हें काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और इसे लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कहा जाता था। राष्ट्रपति जो कि प्रेसिडेंट कहलाते हैं। इन तीनों के बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे संसद के बारे में कुछ, कि किसी भी सामान्य कानून को पारित करने के लिए दोनों सदनों की जरूरत पड़ती है। दोनों में मतभेद होने की स्थिति में अंतिम फैसला दोनों के संयुक्त अधिवेशन में किया जाता है। सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब एक बात आप समझिए कि कोई भी सामान्य कानून बनाना होगा तो उसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास करवाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। बिल कहीं भी तैयार किया जा सकता है। बिल सबसे पहले लोकसभा जाता है, फिर राज्यसभा जाता है, और अंतिम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद कोई भी बिल या किसी भी कानून, मतलब चीज़ को हम लोग कानून का रूप दे सकते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा की स्वीकृति तो बहुत ज़रूरी है। और कहीं लोकसभा और राज्यसभा के बीच मतभेद है, किसी पक्ष पे या किसी मुद्दे पे, कि इन इन लोगों के बीच में कहीं मतभेद है, तो उन लोगों की ज्वाइंट मीटिंग बुलाई जाती है।
और इन दोनों का जो ज्वाइंट मीटिंग होता है, इसके बेस पे ये तय किया जाता है कि ये कानून बनेगा या नहीं। अक्सर चूंकि लोकसभा में सदस्यों की संख्या ज़्यादा है और इसमें कम है, इसीलिए अक्सर दोनों के ज्वाइंट ज्वाइंट अधिवेशन में इनकी संख्या ज़्यादा होने के कारण यहाँ डोमिनेंस होता है और इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि लोकसभा का जो भी मानना था, यही यहाँ पे मतलब उनके विचार को प्राथमिकता मिल जाए, उनके विचार की प्राथमिकता होने की संभावना यहाँ पे बढ़ जाती है। तो आप लोगों ने समझा कि किस तरह से एक कानून बनता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पहुंचने के बाद ही। लोकसभा में सरकार का बजट या पैसे से संबंधित कोई भी कानून पारित हो जाए तो राज्यसभा उसे खारिज नहीं कर सकता। यह केवल 14 दिनों की देरी करके उसमें संशोधन करने का सुझाव दे सकती है, जिसे लोकसभा मान भी सकती है अथवा नहीं भी मान सकती। अब एक बात समझिए कि किसी भी कानून को पारित करने में लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सपोर्ट होता है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में कहीं कोई मनी बिल आता है, मनी बिल, तो ये मनी बिल ऐसी बात नहीं है कि उसे राज्यसभा में नहीं भेजा जाता है, लेकिन सर बजट या तो मनी बिल जिसे हम कहते हैं, पैसे से संबंधित कोई भी कानून है, उसे राज्यसभा में भेजने के बाद राज्यसभा उसे खारिज नहीं कर सकता। उसे 14 दिनों का देरी करके उसमें केवल उसमें कुछ बदलाव करने का सुझाव दे सकता है और ये सुझाव लोकसभा मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता। तो एग्जाम में क्वेश्चन कहीं आ गया कि लोकसभा द्वारा तैयार किया गया ऐसा कौन सा बिल है जिसे राज्यसभा खारिज नहीं कर सकता, तो वो है मनी बिल या बजट बिल। तो बजट या पैसे से संबंधित कोई भी बिल हो, इसे राज्यसभा खारिज नहीं कर सकता, उसे सिर्फ 14 दिनों की देरी करके उसमें संशोधन के लिए बोल सकता है। लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। लोकसभा में आधे से अधिक सदस्यों की स्वीकृति के बाद ही कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि लोकसभा मंत्री परिषद को नियंत्रित करती है और लोकसभा में कहीं आधे से अधिक लोगों की मंजूरी, स्वीकृति कहीं किसी व्यक्ति को मिलती है, सपोर्ट मिलता है, तभी उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। आधे से अधिक लोकसभा सदस्यों द्वारा मंत्री परिषद पे अविश्वास जताने पर प्रधानमंत्री के साथ साथ सभी प्रधानमंत्रियों को भी पद छोड़ना पड़ेगा। राज्यसभा को यह अधिकार नहीं है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि कहीं लोकसभा में हम लोग जानते हैं कि लोकसभा के आधे से ज़्यादा लोगों के समर्थन होने के बाद ही कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन यदि आधे या आधे से अधिक लोग कहीं पर मंत्री परिषद पे अविश्वास जताते हैं, अविश्वास मतलब उन पे वो सिर्फ इतना कह देते हैं कि हमें इस सरकार पे विश्वास नहीं है, और अविश्वास जताने पे कहीं आधे से ज़्यादा लोग इस तरीके से अविश्वास जताएंगे तो प्रधानमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री के सिफारिश से बनने वाले जितने भी मंत्री हैं, उनके पूरे मंत्रिमंडल ये सारे भंग हो जाते हैं, उन सबको अपना पद छोड़ना पड़ता है। लेकिन इसमें राज्यसभा को ये अधिकार नहीं है कि वो प्रधानमंत्री को अविश्वास जताए, प्रधानमंत्री के खिलाफ हो जाए, इससे राज्यसभा को कोई मतलब नहीं है। ये लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे संसद। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि डिफरेंसेस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में कैसा डिफरेंस है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि संसद है और इधर संसद के 3 मुख्य अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन हम लोग सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के बीच में भी अभी डिफरेंस देख रहे हैं। लोकसभा में कुल सीटें 552 होते हैं, जबकि राज्यसभा में कुल सीटें 250 होता है। वर्तमान में कुल सीट 552 तो है, लेकिन वर्तमान में कुल कितने सीटों पे लोग हैं? 543। 543 सीटों पे वर्तमान में लोग हैं। मतलब लोकसभा की 552 में से 543 सीट अभी भी मतलब वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, जबकि राज्यसभा में 245 लोग वर्तमान में कार्यरत हैं। अब ये 543 में से 530 लोग डायरेक्ट राज्य से चुन करके आते हैं, 20 जो है वो यूटी से चुन करके आते हैं और 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। एंग्लो इंडियन बोले तो हमारे जो, चूँकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग ब्रिटिशर्स के अंदर काफ़ी दिनों तक
हमारा औपनिवेशिक जो है, हम लोग उपनिवेश बने रहे बहुत लंबे समय तक ब्रिटिशर्स के अंदर। और कुछ ब्रिटिशर्स यहाँ रह गए पार्टीशन के बाद, और वे सारे जो भी ब्रिटिशर्स यहाँ रहे, उनके कुछ कुछ लोग यहाँ पे रहे, कोई तो यहाँ उनके बच्चे यहाँ जन्म लिए। तो जितने भी लोग यहाँ पे रहे, उनके भी अधिकार उनसे न छीने जाए, इसीलिए लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का भी सीट रिजर्व्ड है। मतलब 2 उनके लिए ही रिजर्व्ड है कि ये 2 उनके अधिकार के लिए लड़ेंगे जो एंग्लो इंडियन है, मतलब जो प्रॉपर इंडिया का नहीं है। इस तरीके से राज्यसभा में कहीं देखें तो 245 में से 234 लोग राज्य से हैं, 4 यूटीज से हैं और 12 की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ये राष्ट्रपति 12 की जो नियुक्ति करता है वो किस आधार पे करता है, तो ये 4 फील्ड से करता है। सबसे पहला आर्ट्स एंड कल्चर से, जो भी इसमें बहुत ही अच्छा काम करता हो ऐसे लोग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, और इस तरीके से वो इन्वायरमेंट या पर्यावरण हम लोग बात कर सकते हैं, और एक पीस मतलब शांति के क्षेत्र में। इस 4 फील्ड से, इन 4 फील्ड से कुछ कुछ लोगों को उठा करके कुछ कुछ लोगों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है राज्यसभा में। मतलब राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं, एमएलए जो होते हैं, इन सभी जो ये राज्यसभा के जितने भी मेंबर्स होते हैं, ये सारे में से जो 12 की नियुक्ति होता है ये राष्ट्रपति करते हैं। टोटल सीट कितने हैं? 245, जिसमें से राज्य कितना? 234 लोग, यूटी से 4 लोग और 12 लोगों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं इन 4 फील्ड से। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि लोकसभा और राज्यसभा में सीटों का वितरण किस तरह से किया गया है। आगे है कि लोकसभा को निम्न सदन जबकि इसको उच्च सदन कहा जाता है। इसमें अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। लोकसभा को मतलब निम्न सदन कहा जाता है, लोअर हाउस कहा जाता है, जबकि इसको अपर हाउस कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है। इसको प्रथम सदन कहते हैं, इसको द्वितीय सदन कहते हैं। ये अस्थायी होता है क्योंकि हम जानते हैं कि हर 5 साल के बाद प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल भंग हो जाती है, इसीलिए ये अस्थायी सदन होता है, जबकि इसे अस्थायी सदन कहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि इसमें सारे लोग परमानेंट तरीके से यहाँ पे होते हैं। इसमें भी जितने लोग होते हैं उसमें से 1/3 भाग केवल चेंज होते रहते हैं। 1/3 भाग राज्यसभा में चेंज होते रहते हैं, जबकि लोकसभा में अक्सर ये भंग हो जाता है, इसीलिए इसे अस्थायी सदन और इसे अस्थायी सदन कहा जाता है। 1954 के बाद इसे लोकसभा कहा जाने लगा। पहले इसे काउंसिल ऑफ पीपल कहा जाता था, जबकि इसमें 1954 के बाद इसे राज्यसभा कहा जाता था, जबकि कहा जाने लगा, और पहले इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता था। तो ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। आगे है, इसके सभापति लोकसभा अध्यक्ष होते हैं और इसके सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। इस बात को आप लोग अच्छे से समझ ले कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। इसको हम लोग लोकसभा, इसे लोअर हाउस कहते हैं, इसे अपर हाउस कहते हैं। इसको प्रथम सदन कहते हैं, इसको द्वितीय सदन कहते हैं। ये जो होता है ये टेम्पररी होता है, ये परमानेंट होता है। इसके जो प्रेसिडेंट, इसकी जो अध्यक्षता करते हैं, लोकसभा की अध्यक्षता करने वाले लोकसभा अध्यक्ष कहलाते हैं। इसे इंग्लिश में स्पीकर कहते हैं। लोकसभा अध्यक्ष कहलाते हैं। और इसे उपराष्ट्रपति, इसके जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। तो दोनों के जो सभापति होते हैं इनके बारे में आप समझ गए होंगे। नोट में एक बात लिखा है, इसको हम रीड कर लेते हैं। सबसे पहला, लोकसभा बैठक में कुल सदस्यों का 1/10 भाग जरूरी होता है। मतलब लोकसभा में जितने भी लोग हैं, 554 लोग हैं, हम लोग 555 मान लेते हैं, 555 का 1/10 भाग मतलब लगभग 1/10 भाग होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हम लोग यदि देखें तो लगभग 55 से 56 लोग, इतने लोगों की ज़रूरी होती है। कहीं इतने लोग कहीं संसद में नहीं हैं तो उस समय लोकसभा की बैठक नहीं होती है। मतलब लोकसभा की बैठक होने के लिए लगभग 1/10, कुल सदस्यों का 1/10 भाग होना बहुत ही ज़रूरी है। लोकसभा की अध्यक्ष ही
संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। मतलब लोकसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं, सभापति कौन होते हैं, स्पीकर होते हैं। और ये जो स्पीकर होते हैं, यही जब दोनों के हमने आपको पढ़ाया था कि लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के बीच जब भी मतभेद होता है तो इन दोनों का एक संयुक्त बैठक होता है, जिसे संयुक्त अधिवेशन कहते हैं या संयुक्त बैठक कहते हैं। अब जब दोनों के लोग आकर के यहाँ बैठते हैं तो इसकी अध्यक्षता कौन करता होगा, तो इसकी अध्यक्षता भी वही करते हैं जो लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं, मतलब स्पीकर। स्पीकर भी इनका अध्यक्षता करते हैं। मतलब दोनों के संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सेशन जो होता है, उनकी भी अध्यक्षता लोकसभा के हेड मतलब स्पीकर ही करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ही किसी भी विधेयक का धन विधेयक होना निर्धारित करता है। धन विधेयक हम लोग पढ़े हैं। लोकसभा अध्यक्ष ही, जो स्पीकर है, वही इस बात को तय करते हैं कि ये धन विधेयक है या नहीं है। और ये ऐसा विधेयक होता है जिसे राज्यसभा कभी खारिज नहीं कर सकता। 14 दिनों के अंदर, 14 दिन की देरी करके उसमें सिर्फ सुझाव के लिए वो प्रस्ताव जारी कर सकता है, बस। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि लोकसभा और राज्यसभा क्या है, उसके बीच में कौन कौन से डिफरेंसेस हैं, कैसे कैसे लोकसभा अध्यक्ष दोनों की ज्वाइंट मीटिंग की अध्यक्षता भी करते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया है। चलिए बाकी का हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। हम जल्द ही आपके लिए चैप्टर नंबर 4 का सेकेंड पार्ट भी लेकर के आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।